हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे विश्वसनीयता। वैधता की भांति विश्वसनीयता भी किसी अच्छे परीक्षण को एक मुख्य विशेषता है। विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि बच्चे को जो भी कुछ आप सिखा रहे हैं और जो उससे बार बार उसका परीक्षण लिया जाए, पूछा जाए, वो सेम आंसर दे, उसका आंसर बदले नहीं। इसका अर्थ है कि वो जो शिक्षण कार्य हुआ है बच्चे का, वो विश्वसनीय है, यानी वो उसने सही सीखा है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यही हुआ। प्रश्न संख्या दूसरा है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका सब्जेक्ट ही है कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, तो उसी को परिभाषित करना है। क्रियात्मक शोध क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा, हम लोग पिछले क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न में पढ़ा था, ये कई बार पूछा था कि क्रियात्मक शोध के बारे में। तो वहाँ जो आंसर सही हुआ था, समस्या हमारी और हल भी हमारा। इसका अर्थ हुआ कि जब भी जो शैक्षिक कार्य में, बच्चे के शिक्षण कार्य में जो भी समस्याएं आती हैं, उसको बच्चा और टीचर मिल के सॉल्व करते हैं, उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और उसका हल निकालते हैं, उसी को क्रियात्मक शोध कहा जाता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं बताइए। उत्तर, क्रॉनबैक ने परीक्षण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। ये जो परिभाषा है क्रॉनबैक के अनुसार है। बाकी जो परीक्षण होता है, परीक्षण का अर्थ है असेसमेंट से, यानी बच्चे की शिक्षण कार्य में उनकी उपलब्धि का, फिर उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है शिक्षा से, उसके बारे में पता लगाने को ही परीक्षण कहते हैं। परीक्षण से उसके उपलब्धि और उसके कमियों को पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसमें कहाँ कमी रह गई है, उसी को परीक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे तो बता ही दिया कि 4 स्तर होते हैं, उन 4 स्तरों के नाम लिख देना है। तो मुख्य रूप से मापन के 4 स्तर है। पहला है शाब्दिक अथवा नामित स्तर, नॉमिनल स्केल। दूसरा है क्रमित स्तर यानी ऑर्डिनल स्केल। तीसरा है अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल। और चौथा है अनुपातिक स्तर यानी रेशियो स्केल। बस आपको अति लघु उत्तरीय में नाम ही लिखना होगा, इसके बारे में नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये तो एक ही नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे मूल्यांकन की परिभाषा लिखना है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो परिभाषा एनसीईआरटी ने दिया था उसी को लिखना है बस। तो इसका उत्तर होगा, शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा के दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। इसी को मूल्यांकन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। उत्तर, पहला हेडिंग लिखेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें पहला है, निर्माणात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन के नाम से भी जाना जाता है, यह सत्र के बीच में होता है। दूसरा है, निर्माणात्मक आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। देखिए, निर्माणात्मक अर्थ है निर्माण के लिए आकलन, यानी बच्चे के सत्र में बीच बीच में जो आकलन किया जाता है, उनके कमियों को पता लगाया जाता है, फिर उनके बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये सत्र के बीच में होता है, इसको सीखने के लिए आकलन कहते हैं, क्योंकि जो बच्चे का कमी का पता लगा के उसको दूर किया जाता है ना, तो सीखने के लिए ही तो किया जाता है। तो सीखने के लिए आकलन, ये प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ है कि सीखने के लिए आकलन किसे कहते हैं, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन को टिक करेंगे, वहाँ पे आंसर सही होता है। और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन उसे कहते हैं जो सत्र के अंत में होता है और इसको सीखने के आकलन के नाम से जाना जाता है, ये भी सीटेट में पूछा जाता है। तो इसको पढ़ते हैं,
योगात्मक मूल्यांकन को सीखने के आकलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्र के अंत में होता है। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, कि मतलब उनके उपलब्धि का पता लगाया जाता है कि बच्चे ने इस सत्र में कितना सीखा, उसको ग्रेडिंग किया जाता है। लास्ट में जो ग्रेड प्राप्त होता है बच्चों को, वो योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 7 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षार्थियों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन एवं विश्लेषण करना, जिससे शिक्षार्थी की दक्षता एवं ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। इस मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक उन कारणों को भी ज्ञात कर लेते हैं जिनके कारण शिक्षार्थी अपेक्षित स्तर तक सीखने में असमर्थ हैं। इसका अर्थ है कि वह न्यूनतम अधिगम जो बच्चे को पता रहना चाहिए, उसी को दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कक्षा 1 का है, उसके लिए अब न्यूनतम दक्षता आधारित मूल्यांकन मैंने उसका न्यूनतम अधिगम क्या हो सकता है? कक्षा 1 के लिए कम से कम उसका हिंदी वर्णमाला अ से अ तक, क से ज्ञ तक याद होना चाहिए और उसको लिख सके और उसको पहचान सके। और ABCD भी कम से कम, ये मैं हिंदी में का ले रहा हूँ एग्जाम्पल, हिंदी विषय में इतना उसको आना चाहिए कम से कम। और जो बच्चा 1 में है तो इतना तो आना ही चाहिए ना, उसके कोर्स में तो इतना रहता है। तो इसी को दक्षता आधारित मूल्यांकन, इससे ज़्यादा जानता है वो और बहुत सारा चीज़, मात्रा भी जानता है और पढ़ना भी जानता है। और जो घर पर उसको शिक्षा दी जा रही है, बच्चा पढ़ने में तेज है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसको जितना कोर्स निर्धारित किया गया कक्षा 1 के लिए उतना उसको आना चाहिए। इसी को दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। इसके मूल्यांकन से बच्चे के कमी का भी पता लग जाता है, कि बच्चे का वो स्तर भी पता लगता है कि बच्चा सीखने में किस स्तर का है। तो ये उसका बेनिफिट है दक्षता आधारित मूल्यांकन का। प्रश्न संख्या 8 है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, डॉक्टर BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को निम्न 3 पक्ष बताए हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। और इन तीनों के भी 6 सोपान हैं। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग या अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ऐसे इन दोनों के भी है। प्रश्न संख्या 9 है, साक्षात्कार से क्या आशय है, समझाइए। उत्तर, इसमें साक्षात्कर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतःक्रिया होती है। साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में विषयों की समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा हम विषयों में मनोभावों का पता स्वाभाविक रूप से बातचीत के माध्यम से लगा लेते हैं। देखिए, ये जो साक्षात्कार है ना, इसी को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा कि सामने बैठा को किसी को सामने से बातचीत करना, उसके पर्सनालिटी का पता लगाना, उसके कमियों को पता लगाना। ये किसी जॉब के लिए भी हो सकता है और बच्चे के सुधार के लिए भी हो सकता है। उसका मूल्यांकन भी किया जाता है इंटरव्यू के माध्यम से, यानी साक्षात्कार के माध्यम से। इसमें वार्तालाप के माध्यम से, लिखित माध्यम नहीं, मौखिक रूप से वार्तालाप के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। यहाँ पे 2 ही बताना है तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। उत्तर है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। पहला है, उत्तम परीक्षण प्रशासन सरल होना चाहिए, लैंग्वेज उसका आसान हो थोड़ा, और या फिर मॉडरेट हो। प्रशासन का अर्थ है कि केवल लैंग्वेज नहीं, मतलब उसका पूरी जो कार्यविधि है, लिया जा रहा है, उसके प्रश्नों का स्तर जो है वो सामान्य हो। और दूसरा है, उत्तम परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय का अर्थ है कि यानी बच्चे से जो पढ़ाया गया है उसी से संबंधित पूछा जाए, वो बच्चा बार बार आंसर सेम दे, तो वो विश्वसनीय होता है। और तीसरा है, उत्तम वैलिड हो। उत्तम परीक्षण वैध हो, यानी वैलिड हो। वैध का अर्थ है बच्चे से संबंधित हो। बच्चे को पढ़ा रहे हैं वर्णमाला और दे रहे हैं वाक्यों का प्रयोग, या फिर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये वैलिड परीक्षण नहीं होगा। बच्चे से संबंधित प्रश्न दिए जाने चाहिए। और चौथा है, उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। यानी जो परीक्षण हो बच्चे का, उसमें वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि कुछ प्रश्न ऐसे हों कि जिसके आंसर जो टीचर चेक कर रहा है, उसका शिक्षक के व्यवहारिकता का उसका प्रभाव ना पड़े। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान शब्द, और या फिर सही गलत वाले, ये इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। और जो ये सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, गलत है तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसमें टीचर अपना प्रभाव हैंडराइटिंग को देख के या फिर उनके लैंग्वेज को देख के अपना अच्छा अंक नहीं दे सकता है, या फिर बच्चे से नाखुश है तो उसका नंबर काट नहीं सकता है। तो इसी को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। व्यापकता का अर्थ है कि उनके सभी गुणों का पता लगाए, यानी सभी गुणों का असेसमेंट करें, परीक्षण करें, उसी का अर्थ है व्यापकता। प्रश्न संख्या 11 है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों का नाम लिखिए। उत्तर, क्रियात्मक शोध के उपकरण निम्न है। पहला है अवलोकन, दूसरा है परीक्षण, तीसरा है साक्षात्कार, चौथा प्रश्नावली, पांचवा निर्धारण मापनी, छठवां समाजमिति, सातवां है संचयी अभिलेख। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको और जो सब ना याद हो पाए, तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, आप 3-4 कम से कम तो लिखेंगे ही। प्रमुख उपकरणों का नाम पूछा है ना,
तो लेकिन वैसे बढ़िया है, आप सातों तैयार कर लीजिएगा। कुछ लिख देंगे आप 4-5, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, समझाइए। उत्तर, नवाचार का परिवर्तन जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। अथवा एक और डिफिनीशन है नीचे, ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा इसको पढ़ने से आपको। नीचे दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए नए साधन एवं विधियों और शैक्षिक नवाचार कहते हैं। विधियों के प्रयोग को यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है और यहाँ पे आप सुधार लेते हैं, विधियों के प्रयोग को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा परिभाषा हो जाएगा। तो देखिए, शिक्षा में नवाचार का अर्थ है कि जो शिक्षण कार्य में जो नई नई विधियाँ, नए नए तरीके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसी को शायद शिक्षा में नवाचार कहते हैं। जैसे कि पहले स्मार्ट क्लास का प्रयोग हो रहा है बच्चों के शिक्षा में, बच्चों को खुली कक्षा शिक्षण पे जोर दिया जा रहा है, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा अपनाई गई है, जिसमें बच्चे को रुचियों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा और जो किसी समय पढ़ना नहीं चाह रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए। और जो कंप्यूटर क्लास हैं उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और बच्चों को उनके करके सीखने पर बल दिया जा रहा है, यानी बच्चे खुद करें और खुद सीखें। ये सब शिक्षा में नवाचार हैं आजकल के। पहले जो होता परंपरागत तरीके, जो टीचर बोलता था और बच्चे चुपचाप सुनते थे, और शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करता था, तो वो परंपरागत तरीका था। और इस समय बाल केंद्रित शिक्षा हो गया है, तो इसी को शिक्षा में नवाचार कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। उत्तर, शिक्षा में समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर डालकर नवाचार किया जा रहा है। इसमें आगे दिया है, विद्यालयों में या विद्यालय जिलों और समुदाय के विविध प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों और संसाधन के बीच संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए सुविचारित प्रयास करना सामुदायिक सहभागिता कहलाता है। यानी सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है कि जो भी शिक्षण कार्य है, चाहे बच्चों के शिक्षा व्यवस्था में, वो उसका जो शिक्षक है वो भी, समाज भी भागीदारी करे, वो टीचर भी भागीदारी हो और उनके अभिभावक भी भागीदारी हो, उसमें सहयोग करें और उसमें राय दें कि कैसे शिक्षण कार्य होना चाहिए, कैसे व्यवस्था बनाना चाहिए विद्यालय को चलाने के लिए, और बच्चों को शिक्षा कैसे दिया जाए कि और प्रभावी तरीके से बच्चे सीख सकें। तो इसी को सामुदायिक सहभागिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। उत्तर लिखेंगे हेडिंग, सतत मूल्यांकन। मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षार्थी के अनुभव और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं क्रियाकलापों के माध्यम से होता है। दूसरा है व्यापक मूल्यांकन। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं, जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कौन से तत्व छात्र के अंदर बुरे हैं और कौन से अच्छे हैं। इस तत्वों का छात्र के विकास में क्या योगदान है। व्यापक का अर्थ ही होता है बहुत बड़ा, यानी बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इसमें उनके अच्छे गुणों का पता लगाया जाता है, उनके बुरी आदतों का भी पता लगाया जाता है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसी को व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप एक ही अंतर बताना है। वैसे यहाँ पे हमने 3 ऐड किया है। पहले एक तरफ लिखेंगे मापन, दूसरी तरफ परीक्षण। मापन का पहला है, मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है और परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। एक अंतर यही हो जाएगा। दूसरा अंतर है, मापक का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। तीसरा है, मापक में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। निदान का अर्थ होता है कमी, पता लगाना। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं तथा
कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। इसी को निदान कहते हैं। निदान का अर्थ होता है कमी का पता लगाना। कमी बच्चे के शिक्षण कार्य में कहाँ कमी रह गई है उसी को पता लगाने को निदान कहते हैं, और उस कमी को उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए दूर करके दिया जाने वाला शिक्षण कार्य को उपचारात्मक शिक्षण या उपचार कहते हैं। तो उपचार उसके कमी को दूर करने को कहा जाता है, उसका पता लगाने को निदान कहा जाता है। ये प्रश्न आपको कई बार मिलेगा, निदान और उपचार। कभी कहीं निदान पूछेगा, कहीं उपचार पूछेगा, कहीं निदानात्मक शिक्षण पूछेगा, कहीं उपचारात्मक शिक्षण पूछेगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न के 17 है, उपचारात्मक परीक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो अभी हम लोगों ने उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा है कि बच्चों की कमियों को दूर करते हुए दिया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कराता है। तो उसका जो परीक्षण किया जाता है ना, परीक्षण के द्वारा तो पता लगता है कि उसमें कमी कहाँ रह गई है। तो उसके परीक्षण जो किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए किया जाता है, ये बताना है। तो उत्तर लिखेंगे। पहला उद्देश्य, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए, ये तो है ही। और तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के क्षण में बदलाव करने के लिए है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। यानी बच्चे के शिक्षण कार्य में जो कमी रह जाती है उसको शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर शोध कार्य करते हैं, उसको उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो इनके 2 विशेषताएं बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। दूसरा है, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित स्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 है, परिकल्पना क्या है। ये परिकल्पना कई बार आपको बहुविकल्पी में भी मिला था, तो वहाँ हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो फिर से यहाँ पे पढ़ते हैं। समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं, यानी अनुमान को परिकल्पना कहते हैं। किसी समस्या के बारे में उसके समाधान का निश्चित अनुमान ही परिकल्पना कहलाता है। प्रश्न संख्या 20 है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। उत्तर, न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वह संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता में था कि बच्चे के गार्जियन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जहाँ पे विद्यालय है वहाँ के लोग भी उसमें उनके बच्चों के शिक्षण कार्य को कैसे प्रभावी बनाया जाए उसमें भागीदारी दिखा रहे थे। तो उसी को सामुदायिक सहभागिता कहते हैं। और ये तो पूरे सारे लोग मोहल्ले के या फिर जहाँ भी विद्यालय है और तो उसमें भागीदारी दिखाएंगे नहीं। वहाँ एक छोटे समूह जो होता है, जैसे कोई भी मोहल्ला है उसमें से एक व्यक्ति चुन लिया गया, दूसरे मोहल्ले से एक व्यक्ति चुन लिया गया, जो भी मीटिंग होगा विद्यालय का या फिर जो भी निर्णय लिए जाएंगे बच्चों के हित में वहाँ पे वो रहेगा, वो अपने मोहल्ले को प्रतिनिधित्व करता है। तो जो छोटे समूह होता है ना उन लोगों का, तो उसी को न्यायाधीश कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो अपने जहाँ से चुने गए रहते हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यही है न्यायाधीश। मुझे उम्मीद है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, मूल्यांकन की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहला है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, और दूसरा यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी सतत मूल्यांकन में पढ़ा था ना हमने, तो वो तो लगातार चलती रहती है। मूल्यांकन एक व्यापक भी प्रक्रिया है, उनके सभी पक्षों का भी पता लगाया जाता है, वो व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा, और सतत मूल्यांकन हो जाएगा, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 22 है, मापक के प्रकार बताइए। ये प्रश्न 2023 में भी पूछा हुआ था। वहाँ साफ वहाँ बता दिया था कि मापक 4 प्रकार के होते हैं। लिखा था कि मापक के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे हमने चारों प्रकार को सेम बताया था। यहाँ पे भी पूछा हुआ है 2023 में भी। मुख्य रूप से मापक के 4 प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक अथवा नामित स्तर यानी नॉमिनल स्केल, दूसरा है क्रमित स्तर यानी ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है अंतराल स्तर यानी इंटरवल स्केल, और चौथा अनुपात स्तर यानी रेशियो स्केल। ये इंग्लिश है इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व लिखिए। उत्तर, सतत मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा है, इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। प्रश्न संख्या 24 है, शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य बताइए। यानी शिक्षा में जो नवाचार किए जा रहे हैं, नए नए विधियाँ, नए नए तौर तरीके, नए नए शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रयोग किया जा रहा है, उनके उद्देश्य क्या हैं। यानी बच्चों के जीवन में वो
क्या कर सकते हैं, उनके उद्देश्य क्या है, बच्चों में क्या प्रभाव डालेंगे, इसको बताना है। तो उत्तर है पहला, शैक्षिक नवाचार शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाता है। दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। और तीसरा है शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो ज्ञान अस्थायी होगा। प्रश्न संख्या 25 है, गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। उत्तर, गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को, वह नहीं है वह होगा, यहाँ पे केवल वह होगा, क्रम व आकृतियों को पहचान व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं। उत्तर, भाषाई कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास प्रश्न करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, भाषा से संबंधित जो कौशल होते हैं उसी को भाषाई कौशल कहते हैं। जो भाषा कौशल होते हैं हिंदी में, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी में, और जो भाषाई और जो ये लैंग्वेज में दिया रहता ना, तो ये 4 होते हैं भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इंग्लिश में होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पिछले सेमेस्टर में इंग्लिश था, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था 4 लैंग्वेज स्किल कहते हैं जिनको, सेम वही हिंदी में भी भाषा कौशल कहते हैं। भाषा कौशल यानी भाषा से संबंधित कौशल को भाषा कौशल कहते हैं। ये 4 होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न के 27 है, परीक्षण और मापन की किन्हीं 2 समानताओं को बताइए। उत्तर, पहला है परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया हैं। दूसरा है दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों 2 समानता हो जाएगा। प्रश्न 28 है, शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। उत्तर, शैक्षिक शोध, शिक्षा के क्षेत्र में हेडिंग लिखेंगे आप शैक्षिक शोध, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन, शैक्षिक प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की बेहतर समझ, शैक्षिक समस्याओं के निदान तथा शैक्षिक क्षेत्र में नवाचार अभ्यास के लिए जो अध्ययन एवं खोज किया जाता है उसे शैक्षिक शोध कहते हैं। शैक्षिक शोध का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला शोध, यानी बच्चे के कई बार देखिए पाठ्यक्रम अपडेट होता रहता है, तो वो शैक्षिक शोध के माध्यम से ही पता लगाया जाता है कि कौन सा पाठ बच्चे के इस विषय में रखना जरूरी है, बच्चे के अधिक गुणों का उसको विकास होगा, और किसको हटाना जरूरी है हटाना चाहिए क्योंकि उसमें कोई खास बच्चे का उससे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो शैक्षिक शोध है। और नई नई विधियों का खोज होता है कि जिससे कि बच्चों को सिखाया जाए तो उनका जो शिक्षण कार्य हो प्रभावी तरीके से हो, तो उसी को शैक्षिक शोध कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, लिखित परीक्षा की 2 उपयोगिता बताइए, यानी जो लिखित परीक्षा होती है उसके क्या उपयोगिता है। तो उत्तर है, इसके द्वारा सभी शिक्षार्थी एक ही समय में प्रश्न पत्र का उत्तर लिख सकते हैं तथा परीक्षागण बाद में सुविधा अनुसार उनकी जांच कर सकते हैं। इसके द्वारा बालक के कौशल और व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। यानी 2 उपयोगिता है ना, यहाँ तक पहला था और यहाँ से दूसरा है, तो 2 उपयोगिता ये हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, मौखिक परीक्षा के 2 गुण लिखिए। उत्तर, मौखिक परीक्षाओं के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी हैं। दूसरा है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती हैं। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य, यहाँ पे क्या रहेगा, एक मात्रा छूट गया है। उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण फिर से आया हुआ है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ाई है इसको, यानी बच्चों के कमियों को दूर करते हुए उचित विधियों का प्रयोग करके दूर करते हुए दिया जाने वाला शिक्षण या किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और बच्चों की कमियों को पता लगाने को निदान कहते हैं, उनके द्वारा उनको दूर करके किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, परिकल्पना का क्या अर्थ है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, सेम प्रश्न पूछा हुआ था, परिकल्पना किसे कहते हैं। परिकल्पना किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग
प्रतीत होने वाली घटनाओं के आपसी संबंध को व्याख्या करने वाला कोई एक पूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, इसके पहले हम लोगों ने सही पढ़ा था कि किसी भी समस्या के बारे में निश्चित कल्पना ही परिकल्पना कहलाता है। अथवा लिख सकते हैं आप, किसी भी समस्या के बारे में निश्चित अनुमान परिकल्पना कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 है, साक्षात्कार किसे कहते, कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर, साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरा है समूह साक्षात्कार। यानी जो इंटरव्यू होता है उसी को साक्षात्कार कहते हैं। व्यक्तिगत हो सकता है, केवल एक व्यक्ति को बुलाया जाए और उनसे साक्षात्कार किया जाए, उनके वार्तालाप के माध्यम से उनका मूल्यांकन हो, परीक्षण हो। और दूसरा है समूह में। समूह में भी 3-4 लोगों को एक साथ बुलाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 34 है, शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। शैक्षिक नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए नए साधन एवं विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। नई नई विधियाँ हो, नई नई शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हीं को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है? उत्तर, छात्र प्रोफाइल एक ऐसी पद्धति है जो हर छात्र को अपनी कमी सुधारने और पिछड़ जाने पर अन्य छात्रों के बराबर तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है। उसी को छात्र प्रोफाइल। छात्र प्रोफाइल का अर्थ है कि एक रजिस्टर होता है, हर एक बच्चे का एक पेज होता है, उसके हर एक महीने में, हर एक हफ्ते में जो भी बच्चा उपलब्धि ग्रहण कर रहा है उसको भी लिखा जाता है और बच्चे के कमी को भी लिखा जाता है, जिससे कि पूरा उस बच्चे के बारे में डिटेल जानकारी रहती है कि पूरा 1 साल बच्चे ने कहाँ क्या क्या पढ़ा है, क्या कहाँ कहाँ कमी रह गई है और उसमें क्या क्या अचीव किया है। ये सब उसी को छात्र प्रोफाइल कहते हैं। इसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं। ये प्रश्न सीटेट में बहुत पूछता है पोर्टफोलियो से संबंधित। प्रश्न संख्या 36 है, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? उत्तर, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग चिकित्सा की नई विधियों को करीब से देखने के लिए किया जाता है। यानी निदान का अर्थ है ना, ये जो मेडिकल में बहुत ज़्यादा ये टर्म प्रयोग होता है और जो उसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग है निदान। क्योंकि जो भी कोई जो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले डॉक्टर उनका पता लगाता है इसको कौन सी बीमारी है, तो उनके पता लगाने की प्रक्रिया को ही निदान कहते हैं। तो इसका एक उपयोग हो जाएगा मेडिकल टर्म में, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके बाद है प्रश्न के 37, प्रश्न बनाने के चरणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का क्रमानुसार बनाया गया है। पहला है डिजाइन तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट तैयार करना, तीसरा है प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, और चौथा है अंक योजना लिखना। यानी डिजाइन आप तैयार करेंगे कि बच्चे कैसा प्रश्न होगा, किस विषय का लेना है, और उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, बच्चों को क्रम से प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्न 5 हो सकते हैं और आपको कितना कैसे लेना है। 3 अति लघुत्तरी को डालेंगे आप और 2 उसमें लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, तो वो इसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसका संपादन करेंगे, फिर अंक योजना, फिर अंकों का निर्धारण होगा, मतलब कि टोटल कितने अंक का आपका प्रश्न, आपको असेसमेंट लेना है, बच्चे का परिचय मूल्यांकन करना है और कितना प्रश्न हो रहा है, उन सबको बैठाएंगे, आप सेट करेंगे, उसको अंक योजना लिखना कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, ब्लूप्रिंट क्या है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ था, बहुविकल्पी प्रश्नों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका उत्तर लिखेंगे, ब्लूप्रिंट नीले रंग के पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रेखाओं से बनी एक उपज होती है, जिसे खाके की दिमागी उपज भी बोलते हैं। इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है, बेटर आंसर हो सकता है अगर आप लिखें कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण की प्रक्रिया होती है, जैसे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, उसको जो लिखा जाता है, उसको सेट किया जाता है प्रश्न को, उसी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये आंसर लिखेंगे तो आपको उससे बढ़िया है ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39। ये बीच में ना, यही जो प्रश्न संख्या 39 है, यही प्रश्न यहाँ पे ऐड हो गया है 24 के नाम से। इसको आप छोड़ देंगे, नीचे पढ़ रहे हैं वही प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। नीचे है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया? उत्तर, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा संज्ञानात्मक पक्ष। इसको कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष को। प्रश्न संख्या 40 है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरा अभिसारी प्रश्न, तीसरा अपसारी प्रश्न, चौथा है विश्लेषणात्मक प्रश्न और 5वां है प्रश्नवाचक प्रश्न। इसका अर्थ है, देखिए, तथ्यात्मक मतलब तथ्य पर आधारित, अभिसारी का अर्थ होता है कि केवल एक उत्तर होता है, उसको अभिसारी प्रश्न कहते हैं। और अपसारी का चिंतन करने वाला, जैसे कई सारे प्रश्न, जैसे ऐसे प्रश्न हो सकता है कि क्या होगा अगर जो पृथ्वी पर पानी ना रहे, तो बच्चे सोचने लगेंगे, अलग अलग आंसर देंगे, तो इसको अपसारी प्रश्न कहते हैं। और विश्लेषणात्मक, उस पर विश्लेषण करने के लिए, उसमें उस पर शोध, एक तरह से, उस पर काफ़ी
गहन अध्ययन करने के लिए उसको सभी पदों को तोड़कर उसके अलग अलग जो आंसर दिया जाता है हर एक भाग को, उसी को विश्लेषणात्मक प्रश्न कहते हैं। यानी सभी भागों का उत्तर देना रहता है उसमें। और प्रश्नवाचक प्रश्न तो आप जानते हैं, इसमें प्रश्न किया जाता है तो उसको प्रश्नवाचक प्रश्न कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 41, पुनर्वलन का क्या अर्थ है? उत्तर हेडिंग लिखेंगे पुनर्वलन यानी रेनफोर्समेंट। ऐसी कोई क्रिया है जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, पुनर्वलन कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। देखिए पुनर्वलन का अर्थ है कि बच्चे से मान लीजिए और क्लास में आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, बच्चा बता दे रहा है तो उसको शाबाशी जो दिया जाता है, उसका जो प्रशंसा किया जाता है, यही पुनर्वलन कहलाता है। पुनर्वलन ये सकारात्मक पुनर्वलन कहलाएगा। और नकारात्मक पुनर्वलन की बच्चे को डांट दे रहे हैं, किसी बात पे आप मना कर दे रहे हैं, उसको नकारात्मक पुनर्वलन कहते हैं। यानी फीडबैक इसका होता है, इंग्लिश होता है फीडबैक, यानी रिइंफोर्समेंट भी होता है और फीडबैक भी इसे कहते हैं। यानी बच्चे की जो प्रशंसा करना उसी को पुनर्वलन कहते हैं। और वो सकारात्मक और नकारात्मक दो हो सकता है। प्रश्न संख्या 42 है, क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? यानी बच्चे में जो कमी रह जाती है, बच्चा और टीचर मिलकर उसको दूर करते हैं, उनकी कमी का दूर करने का प्रयास करते हैं, उस पर शोध कार्य करते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है बताना है। उत्तर, क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है तथा यह अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। इसका अर्थ है कि यही तो होता है, बच्चे की कमी का जो कमी रहता है दूर हो जाता है और तुरंत हो जाता है, क्योंकि उसमें टीचर भी मदद करता है। और जो उनके व्यवहारिक जीवन में जब वो शोध कार्य करते हैं उस पर, तो उनके व्यवहारिक जीवन में भी परिवर्तन होता है, सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर, एक अच्छे उपकरण वैध, विश्वसनीय, सक्षम, वस्तुनिष्ठ तथा विशिष्टता जैसे आदि विशेषताएं होती हैं। ये प्रश्न भी हुआ है, पढ़ा था हम लोगों ने ऊपर। प्रश्न संख्या 44 है, परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परीक्षण की वैधता यह बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थित नहीं है, यह स्थिर है, स्थिर त्रुटियों से मुक्त है। यदि स्थिर त्रुटियां अधिक होती हैं तो परीक्षण की वैधता कम होती है तथा ये भी यदि स्थिर त्रुटियां कम होती हैं तो परीक्षण अधिक वैध होती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे तो ठीक ही लिखा है, स्थिर त्रुटियाँ, यानी जो उनमें बच्चे में जो परीक्षण में स्थिर त्रुटियाँ कम होगी तो परीक्षण जो होगा अधिक होगी, यहाँ पे अधिक दिया है। और जो त्रुटियाँ अधिक होगी तो परीक्षण की वैधता कम होगी, और जो उनकी त्रुटियाँ कम होगी तो वो अधिक वैध माना जाएगा, यही लिखा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न के 45, अनुसंधान का क्या अर्थ है? ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है। अनुसंधान, रिसर्च, हेडिंग लिखेंगे। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ पुनः खोज करना है, अर्थात किसी तथ्य का परीक्षण करना ही अनुसंधान है। यानी बच्चों के शिक्षण कार्य में जो कमी आ गया है उस पर शोध कार्य करना, उसी को अनुसंधान कहते हैं। उनके कमी को दूर करने के लिए टीचर और स्टूडेंट और भी कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है, उस पर जो शोध कार्य होता है उसके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, उसी को अनुसंधान कहते हैं। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रविधियों के 2 प्रकार बताइए। उत्तर, मूल्यांकन के प्रकार निम्नलिखित हैं, मौखिक, लिखित, यही आप दोनों लिख देंगे। बाकी आप ये सब भी लिख सकते हैं। तीसरा है साक्षात्कार, चौथा है निरीक्षण, पांचवा अवलोकन, पांचवा प्रायोगिक, सातवां रचनात्मक। प्रश्न के 47 है, एक अच्छे परीक्षण के 2 गुण बताइए। उत्तर, एक अच्छे परीक्षण में प्रायः 3 मूलभूत गुण पाए जाते हैं। वह योग्य हो, दूसरा हो भरोसेमंद हो, और तीसरा है पठनीय हो, बच्चे पढ़ सके उसको आसानी से, तभी तो वो बच्चे समझेंगे कि प्रश्न क्या है तो उसका उत्तर देंगे वो। प्रश्न 48 है, समाज मिति विधि का विकास किसने किया? उत्तर, समाज मिति विधि का विकास रोमानिया मूल के एक अमेरिकी मनोचिकित्सक जैकब मोरेन ने किया था। प्रश्न 49 है, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? उत्तर, शिक्षण प्रक्रियाओं का विश्लेषण प्रायः 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है। प्रश्न 50 है, विद्यालय में क्लब का उद्देश्य बताइए। उत्तर, विद्यालय में क्लब का आशय एक ऐसी जगह से है जहां विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, सीखते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। प्रश्न 51 है, मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ बताइए। उत्तर, मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग विभिन्न शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन आदि के लिए किया जाता है। प्रश्न 52 है, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है, कोई एक कारण लिखिए। उत्तर, क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है तथा क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा
शैक्षिक अभ्यास का विकास एवं कार्य पद्धति में सुधार लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 53 है, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु का उल्लेख करो। उत्तर, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष सोचने में शामिल क्षमता का आकलन करते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, मूल्यांकन एवं मापन में कोई एक अंतर लिखिए। उत्तर, मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं के बारे में बताता है। ये पहला अंतर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा अंतर लिखेंगे। यहाँ पे नंबर मैं देना भूल गया हूँ, सीरियल नंबर दूसरा है ये। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है, परंतु मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। तो ये दो अंतर हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55, परीक्षण किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे इसका, परीक्षण हेडिंग लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। यानी परीक्षण से ही तो पता लगता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है बच्चे का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56, मौखिक परीक्षा के गुण एवं दोष बताइए। उत्तर, मौखिक परीक्षा के गुण, मौखिक परीक्षा के लाभों में, यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग रहेगा मौखिक परीक्षा के गुण। इसमें लिखेंगे मौखिक परीक्षा के लाभों में अवधारणा बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन और प्रशिक्षक से तत्काल प्रतिक्रिया शामिल है। और इसमें गुण और दोष बताना था ना, तो ये तो गुण हो गया। मौखिक परीक्षा के गुण पहला हेडिंग लिखेंगे, इसमें इतना लिख देंगे। उसके बाद से दोष, तो दोष यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे मौखिक परीक्षा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं वाले छात्रों के लिए मौखिक परीक्षाएं तनावपूर्ण होती हैं। इसका तो मौखिक परीक्षा कहते किसे हैं, यानी बोल चल के वार्तालाप के माध्यम से बच्चे का जो असेसमेंट किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, उसी को मौखिक परीक्षा कहते हैं। जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं वो बोलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसलिए उनके लिए तो ये तनावपूर्ण हो जाता है। ये दोष है। और ये इसका जो गुण है मौखिक परीक्षा का, तो वो हो जाएगा कि बच्चा जो टीचर होता है वो बच्चे के सभी पक्षों का कम समय में प्रशिक्षण कर सकता है, उनके सबका पता लगाया जा सकता है, उनके कमियों को पता लगा सकता है। और जो भी बच्चा जैसा भी है उसको तुरंत पता चल जाता है टीचर को, क्योंकि बात के माध्यम से तुरंत, और लिखित परीक्षा में है जब वो चेक करेगा तब पता लगेगा। प्रश्न संख्या 57 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। उत्तर, दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर व सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को मापना और निर्मित करना है। प्रश्न संख्या 58 है, परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षेप में बताइए। उत्तर, ग्रेगरी ने 1992 में परीक्षण निर्माण के 5 चरणों का वर्णन किया, जहां 5वां व अंतिम चरण वस्तु के निर्माण के लिए बताता है। प्रश्न संख्या 59 है, शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय की भूमिका बताइए। उत्तर, शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय छात्रों को रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। यानी जो शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनकी भूमिका है। वो आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं, समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करते हैं बच्चों में। प्रश्न संख्या 60 है, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। उत्तर, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन छात्रों के शिक्षार्थी विकास को मापने और मान्यता प्राप्त करने का माध्यम होते हैं। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है। उत्तर, मापन वे प्रेक्षण है जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु की मात्रा कितनी है। जैसे इस समय विद्यालयों में जिन परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है उनसे हम छात्रों की माप करते हैं और उसे अंक प्रदान करके संख्यात्मक विधि से प्रकट करते हैं, इसे माप कहते हैं। यानी मापन अर्थ होता है ना, ये मापन गणित से संबंधित है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका था। और मापन मात्रात्मक को दर्शाता है कि कितना अंक, जैसे कोई बच्चा है गणित में 80 अंक प्राप्त कर रहा है 100 में, तो ये मात्रात्मक है, ये मात्रात्मक उसका मूल्यांकन है, इसी को मापन कहते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीट हो रहा है। उत्तर, व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। इसका अर्थ है कि बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही
व्यापक मूल्यांकन है। प्रश्न संख्या 63 है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, यानी वैध हो, वैलिड हो, बच्चे से संबंधित है। जो भी बच्चे का परीक्षण किया जा रहा है बच्चे से संबंधित है, कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो कक्षा 1 से संबंधित ही उससे प्रश्न पूछने चाहिए। इसी को वैलिडेशन यानी वैधता कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। उत्तर, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा में से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है, जैसे कि स्मार्ट क्लास का प्रयोग होता है और बच्चों को भ्रमण कराया जाता है, यानी पर्यटन कराया जाता है और बच्चों को जो भी चीज़ें हैं मूर्त रूप में दिखा के और उनको सिखाया जाता है। बच्चों खुली कक्षा शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ये सब शिक्षा में नवाचार है। प्रश्न संख्या 65 है, शैक्षिक शोध क्या है? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले हम लोग ये पढ़ लिए हैं। उत्तर, शैक्षिक शोध छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे शैक्षिक शोध कहा जाता है, यानी शिक्षण से संबंधित जो कमियां रह जाती हैं उनको दूर करने के लिए किया जाने वाला शोध शैक्षिक शोध कहलाता है। प्रश्न संख्या 66 है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। प्रश्न संख्या 67 है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण लिखिए। उत्तर, क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न हैं क्रियात्मक शोध के। पहला है अवलोकन, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा साक्षात्कार और चौथा विशेष। प्रश्न संख्या 68 है, परिकल्पना क्या है? ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। उत्तर, समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। उत्तर, इसके द्वारा सभी शिक्षार्थी एक ही समय में प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं तथा परीक्षकगण बाद में सुविधा अनुसार उनकी जांच कर सकते हैं। इसके द्वारा बालक के कौशल और व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि बच्चों के लेखन जो शैली होती है उसमें सुधार होता है। जब बच्चे लिखते हैं तो उनकी हैंडराइटिंग सुधरती है, लेखन कौशल विकसित होती है और उसके बाद से उनके इनमें समय का बचत होता है और बहुत सारे बच्चों का एक साथ परीक्षा लिया जा सकता है। ये सारी भी उपयोगिताएं हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 70, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? उत्तर, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण निम्न हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा निर्देशित अनुक्रिया, चौथा यंत्रीकरण और पांचवा जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 71 है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। उत्तर, मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है, मूल्यांकन से व्यक्तित्व भिन्नताओं का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान से व्यक्तित्व शिक्षण संभव है। प्रश्न संख्या 72 है, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? उत्तर, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के कौशल पक्ष से संबंधित होती, कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। यहाँ पे देखिए कौशलात्मक अर्थ है ना, जो ब्लूम ने 3 अपने टेक्सोनॉमी में जो 3 पक्ष बताए थे, पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। तो उसमें क्रियात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष इसी को कहते हैं। तो उसमें मांसपेशियां और आंगिक यानी जो शरीर के अंग उसमें यूज होंगे, जो भी काम करेंगे उसमें, चाहे कुछ सीख रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो सब आ जाएगा क्रियात्मक पक्ष में। इसमें मांसपेशियां यूज में हो रही हैं ना और शरीर के अंग काम में आ रहे हैं तो उसी को कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत ये आएगा। उसी से आप रिलेट करके इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 73 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? यानी अपने भाव एवं विचारों को बोल करके जो व्यक्त करते हैं उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो उनके साधन क्या हैं? तो लिखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन निम्न है। पहला है भाषा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है बोली। व्याकरण है, व्याकरण ही भाषा में प्रयोग होता है और जब आपका व्याकरण ठीक है तो आपका जो भाषा होगा उचित होगा, अच्छा होगा, प्रभावी होगा। और बोली ये सब उसी में आ जाएंगे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन में। प्रश्न संख्या 74 है, उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियाँ लिखिए। उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियाँ निम्न हैं। पहला है छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना और दूसरा है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। प्रश्न संख्या 75 है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। जो क्रियात्मक शोध है बच्चे को कमियों
जो रह जाती है उस पर टीचर और स्टूडेंट मिल के जो काम करते हैं उसी को क्रियात्मक शोध कहते हैं। इसका जो शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता बताना है, क्यों जरूरी है ये। तो उत्तर लिखेंगे इसका, शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है, क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। तो इसका ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था। इसका उत्तर लिखेंगे, समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये जो मूल मंत्र है क्रियात्मक शोध का, अति लघु उत्तरीय में तो कई बार पूछा था, यहाँ पे पूछा हुआ है और बहुविकल्पी में भी कई बार पूछा हुआ है। ये प्रश्न संख्या 77 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन है। उत्तर, शिक्षण उद्देश्य दूसरा है, सीखने से उत्पन्न अनुभव तीसरा है, व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न संख्या 78 है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। उत्तर, पहला लिखेंगे समस्या चयन है, पहला चरण। दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा समस्या सीमांकन, चौथा है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना, और पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, और छठवां है अभिकल्पना निर्माण एवं उपकरणों का विकास, और सातवां है विश्लेषण, और आठवां है निष्कर्ष। प्रश्न संख्या 79 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। उत्तर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 80 है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंध यानी बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी को निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, निबंधात्मक परीक्षा दो प्रकार की होती है, पहला है लघु उत्तरीय और दूसरा दीर्घ उत्तरीय। ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, आकलित मूल्यांकन से क्या समझते हैं। उत्तर, आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। उसी को आकलित मूल्यांकन कहते हैं। आकलित मूल्यांकन सत्र के अंत में होती है और इसी को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, चौथी या पांचवी बार ये प्रश्न आया हुआ है इस क्लास में। उत्तर लिखेंगे, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 83 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। पहला है उद्देश्य पूर्णता, दूसरा है व्यापकता, तीसरा है सुगमता और चौथा है समय एवं कीमत। ये उत्तम परीक्षण, और जो बच्चे का परीक्षण किया जा रहा है तो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उसका उद्देश्य का पूर्ति हो, अब व्यापक हो, उसके सभी पक्ष का परीक्षण हो, सुगमता हो, आसानी से कर लिया जाए, और समय एवं कीमत, यही नहीं कि बहुत लंबा खींच जाए, सही समय में, कम समय में ही कोशिश करना चाहिए कि कम समय में बच्चे का परीक्षण हो जाए। तो ये समय एवं कीमत है। प्रश्न संख्या 84 है, मापन के प्रकार बताइए। उत्तर लिखेंगे, मापन दो प्रकार के होते हैं, मानसिक मापन और भौतिक मापन। प्रश्न संख्या 85 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। उत्तर, क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। क्रियात्मक शोध कहते किसे हैं, बच्चों के शिक्षण कार्य में आई हुई कमियों को दूर करने के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। हो सकता है उसका हल 1 मिनट में निकल जाए, उसका तुरंत पता लग जाएगा कि बच्चे में कमी कहाँ है, टीचर पता लगा ले या फिर स्टूडेंट ही खोज लें अपने खुद कमियों को, और हो सकता है कि बहुत लंबा चला जाए। तो इसका कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है। प्रश्न संख्या 86 है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, पीछे पूछा जा चुका है। विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। यानी बच्चा अपना आंसर बदले नहीं, इसका अर्थ है कि वो अच्छे से पढ़ा है और वो दृढ़ है अपने उत्तर को लेके कि बिल्कुल सही है ये। तो यही है ना विश्वसनीयता, इसी को कहते हैं विश्वसनीयता। कि जितनी बार बच्चे से आप आंसर पूछें, कोई प्रश्न करें तो उसका आंसर वो सेम दे, सही दे। प्रश्न के 87 है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण हर तरह के छात्रों के लिए किया जाएगा, क्योंकि
तो कमी तो सब में रह, निदान कहते किसे हैं? निदान उसे कहते हैं कि बच्चे में जो भी शिक्षण कार्य में कमी रह जाती है उसको पता लगाने को निदान कहते हैं। तो ये तो प्रतिभाशाली बच्चे में भी कुछ कमियां कभी रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चा हमेशा सही सीखेगा, हर चीज़ सही सीखेगा, उसमें कोई कमी रहेगी नहीं। सामान्य बच्चों में भी होगा, और जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें तो कमियाँ रहती ही हैं। तो सभी प्रकार के बच्चों के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी उनके जो कमियों का पता लगाने को निदान कहते हैं, और उनके द्वारा किया जाने वाला परीक्षण निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और उनको दूर करने की प्रक्रिया को उपचार कहते हैं, और दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कार्य उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। एक दूसरे से सभी संबंधित हैं और सभी ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, इसमें दिया क्या है, ये भी देख सकते हैं आप। नैदानिक परीक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न के 88, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। यहाँ पे वहाँ पे निदानात्मक था, यहाँ पे उपचारात्मक है। उत्तर है, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उससे अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न के 89 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह अपनी न्यूनतम जो उसके लिए पाठ निर्धारित किया गया है बच्चे के लिए, जिस कक्षा के लिए, वो कम से कम उतना सीखा हुआ होना चाहिए। उसी का पता लगाने के लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न क्या 90 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं। उत्तर, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये ब्लूम का टेक्सोनॉमी का जो है ना पहला ज्ञानात्मक पक्ष, उसी के बारे में पूछा है। उसी के जो 6 पदों के नाम बताने हैं आपको, पक्ष के बारे में बताना है, तो ये 6 पद हो जाएंगे। ये प्रश्न ना, ये बहुविकल्पी में भी ये 3 दिया था, पूछा था कि इनमें से कौन से हैं, तो तीनों ने किया था। फिर ये भी दिया था, तीनों देके। ये ज्ञानात्मक वाला पक्ष वाला बहुविकल्पी में भी पूछा था, अति लघुत्तरी में भी पूछा हुआ है। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2017 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, नवाचार से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। यानी शिक्षण कार्य में किया जाने वाला नवाचार शिक्षण नवाचार करता है। किसी भी क्षेत्र में उसमें जो सुधार करना, नए नए तौर तरीके प्रयोग में लाना नवाचार कहलाता है। प्रश्न क्या 92 है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। उत्तर, क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न है, पहला है अवलोकन, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा साक्षात्कार, चौथा विशेष। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न क्या 93 है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। यानी बच्चे के शिक्षण कार्य में जो भी कमी रह जाती है उसको पता लगाने और उसको दूर करने को क्रियात्मक शोध कहते हैं। आप देखेंगे कि लगभग 50% प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। 50 से 60%, जो 50 से 60% प्रश्न है प्रीवियस ईयर से ही पूछा जा रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 94, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। उत्तर, अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, और उसके बाद इसमें अलग अलग आप 1-2 करके भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं। और अगला है, वह विचारोत्तेजक हो। फिर है, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे। फिर है आगे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। ये अच्छे प्रश्न की विशेषता है। यानी बच्चा प्रश्न को अच्छे से समझ जाए, सरल हो उसकी भाषा, सुविधाजनक हो, पढ़ने से समझ जाए, उसका उत्तर वो दे सके आसानी से, और उसके मानसिक स्तर के अनुसार हो, बच्चे के अनुसार। जिस क्लास का बच्चा है उसी के स्तर का उसका परीक्षण लिया जाना चाहिए, प्रश्न बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास 3 के विद्यार्थी को क्लास 6 के प्रश्न दे दिए, टफ प्रश्न दे दिए, तो ये अच्छा प्रश्न नहीं कहा जाएगा। प्रश्न क्या 95 है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। उत्तर, प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति
अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। तो ये भी उत्तर हो जाएगा। इसमें आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चा उसमें एक्टिव रहे क्लास में। ऐसा कई बच्चे जो होते हैं, जो आप लेक्चर देते जा रहे हैं, बच्चों को सिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, तो बच्चे सोने लगते हैं या फिर नीरसता महसूस करते हैं। जब बच्चों से आप प्रश्न बीच बीच में करते रहेंगे तो बच्चे जुड़े हुए रहेंगे उस सिलेबस से, चाहे जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे जुड़े हुए रहेंगे, एक्टिव रहेंगे क्लास में। इसके लिए भी प्रश्न किया जाता है। और बच्चों के शुरू में प्रस्तावना कौशल में तो यही है, शिक्षक पहले क्लास में जाता है तो प्रश्न करता है और मौखिक प्रश्नों से उनके स्तर का पता लगाता है। इसी को प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। और उसी के अनुसार जब उनके स्तर का पता लग जाता है तो उसी के अनुसार उनका शिक्षण कार्य चलता है। प्रश्न के 96 है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? उत्तर, समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये दूसरा नाम है क्रियात्मक परिकल्पना। इस नाम से भी आपको पूछ सकता है। प्रश्न के 97 है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर, पहला है मुख्य जो प्रकार है परिमाणात्मक नहीं है, परिणामात्मक नहीं है, ये है परिमाणात्मक मूल्यांकन। ऐसे लिखते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं इस पीडीएफ को करेक्ट करके टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अगर जो आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका पहला पार्ट है, पहला भाग है परिमाणात्मक मूल्यांकन में लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। और दूसरा जो मुख्य प्रकार है वो गुणात्मक मूल्यांकन है। इसमें जो है पहला है साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्ति, और चौथा जांच सूची और स्तर माप। देखिए, परिमाणात्मक मूल्यांकन उसे कहते हैं जिसमें इसमें मात्रा का पता लगता है कि बच्चे ने कितना सीखा, उसको परिमाणात्मक मूल्यांकन से पता करते हैं मात्रा का। इसमें उसको परिमाणात्मक मूल्यांकन कहते हैं जिसमें मात्रा का पता लगता हो। और गुणात्मक मूल्यांकन में बच्चे के मनोस्थिति का पता लगता है, बच्चा कैसा सोचता है, उसकी स्थिति क्या है, उसके विचार कैसे हैं। तो इसको पता लगाने के लिए गुणात्मक मूल्यांकन है, जिसमें साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है, और अवलोकन है, देख करके भी उसके व्यवहार को देख करके आप पता लगा सकते हैं बच्चा कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। और तीसरा है घटनावृत्ति। घटनावृत्ति के माध्यम से भी, घटनावृत्ति का वर्णन हो, दीर्घवृत्तीय प्रश्न हो, उसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है, उसकी भाषा शैली का पता लगेगा। और चौथा है जांच सूची और स्तर माप, इससे भी पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न के 98, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। उत्तर, छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन भी कई बार पूछा जा चुका है, यानी बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न के 99 है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष हैं, ज्ञानात्मक और भावात्मक। बाकी अगर जो आप ब्लूम के अनुसार लिखेंगे तो उन्होंने 3 पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसके बाद है प्रश्न क्या 100, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर, प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरा है अभिसारी प्रश्न, तीसरा है अपसारी, चौथा है विश्लेषणात्मक, और पांचवा है प्रश्नवाचक प्रश्न। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अब तथ्यात्मक उसे कहते हैं तथ्य पे आधारित, तो अभिसारी जिसका एक उत्तर हो, अभिसारी जिसके कई उत्तर हो सकते हैं, और विश्लेषणात्मक छोटे छोटे पदों का सबका वर्णन करना रहता है ना, उसको अलग अलग, तो उसको विश्लेषणात्मक प्रश्न कहते हैं। और प्रश्नवाचक प्रश्न जिसमें प्रश्न किया गया हो, ये भी प्रश्न पूछा हुआ था, हमने ऊपर पढ़ लिया है इसको डिटेल में। प्रश्न का 101 है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। प्रश्न के 102 है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। क्रियात्मक शोध से टीचर और स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं, जिससे कम समय में समस्या का समाधान निकल जाता है। प्रश्न के 103 है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर, मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है, यानी मूल्यांकन के द्वारा ही तो पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। अगर जो मूल्यांकन ना किया जाए, परीक्षा ना लिया जाए, बच्चे का असेसमेंट ना किया जाए, तो केवल और जो शिक्षण कार्य चले तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों की कमियां क्या है, बच्चे ने कितना सीखा है, उनकी स्थिति क्या है, किस पार्ट में वो पीछे रह गए हैं, कौन सा भाग उनका मजबूत है। ये सब मूल्यांकन से ही तो पता लगता है। प्रश्न की 104 है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। उत्तर, शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य
से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है, शैक्षिक मापन कहलाता है। प्रश्न के 105 है, परीक्षण का अर्थ बताइए। उत्तर, वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। परीक्षण का अर्थ है कि परीक्षा, मूल्यांकन, यानी बच्चे के अधिगम की जांच करना, कितना सीखा है बच्चा, कितना कहाँ तक पहुँचा है, क्या नहीं सीखा है, उसको परीक्षण द्वारा ही पता लगता है। अभी पढ़ा है ऊपर हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, यानी मूल्यांकन किसे कहते हैं। उत्तर, मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। प्रश्न के 107 है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। उत्तर, शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया में विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों को क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की वृद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा या परखा जाता है। यही तो शैक्षिक मापन, शिक्षा से संबंधित जो मापन होता है उनका मात्रात्मक होता है। ये मापन इतना आप जानिएगा, जो मापन होता है मात्रात्मक होता है। प्रश्न के 108 है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, परीक्षण एक प्रक्रिया है या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं या समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। वही है परीक्षण का। फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। देख रहे हैं आप, हम लोग 7 साल के प्रश्नों को पढ़ लिया है, 2023 से लेकर 2017 तक। अभी हम लोग 2016 वाला पढ़ रहे हैं। इसमें लग रहा है कि सारा प्रश्न रिपीट हुआ है, सब कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो ऐसा ही होगा। अगर जो आप 8 साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में जाएंगे तो लगभग ऐसा सभी लगेगा, सभी प्रश्न हमने पढ़ा है और वही मैक्सिमम प्रश्न रिपीट होंगे। बाकी जो नहीं रिपीट होंगे इसी के आधार पर, इसी से संबंधित होंगे, आप लिख लेंगे। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या 109 है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष मात्रात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष है। प्रश्न संख्या 110 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। उत्तर, व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों की क्षमता और कमजोरियों का पता चलता है जिससे उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो किसी भी मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, व्यापक मूल्यांकन नहीं, किसी भी मूल्यांकन की आवश्यकता उनके कमियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब व्यापक मूल्यांकन कहते किसे हैं। व्यापक का ही अर्थ होता है बहुत बड़ा, यानी बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, पता लगाने को व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन से बच्चों के कमियों का पता लगता है, उपलब्धि का पता लगता है, जिससे कि उनको कमियों को दूर करते हुए उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 111 है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर, मूल्यांकन के 2 प्रकार रचनात्मक और योगात्मक है। प्रश्न संख्या 112 है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी वैधता का क्या अभिप्राय है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। यथार्थ का आता है वैलिडेशन, मतलब वैलिड कोई प्रश्न कैसे होगा, उस बच्चे से संबंधित होना चाहिए। इसका उत्तर देखते हैं। अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी वैधता से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, यहाँ जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जा रहा है, यानी जिस बच्चे के जिस पक्ष के का मूल्यांकन करने के लिए जो प्रश्न बनाया गया है, परीक्षण तैयार किया गया है, परीक्षण किया जा रहा है, उसका वो परीक्षण करे, उसी को वैध माना जाएगा। और वो तब वो वैध होगा, अगर जो नहीं कर रहा है तो वैध नहीं होगा। प्रश्न संख्या 113 है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उत्तर, प्रश्न छात्रों का ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें जुड़ने का एक तरीका है। यानी बच्चों से आप क्लास में प्रश्न कर रहे हैं तो इनका उद्देश्य यही है ना, बच्चों उस प्रश्न उस जो भी शिक्षण कार्य चल रहा है उससे जुड़े रहें और एक्टिव रहें बच्चे, यही उनका उद्देश्य है। और बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी प्रश्न किया जाता है। प्रश्न संख्या 114 है, अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला है, एक अच्छा प्रश्न बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया हो, यानी वो अस्पष्ट से अस्पष्ट हो, यानी बच्चे को समझ में आए, आसान भाषा हो उसका। दूसरा है, अच्छा प्रश्न सोच को उत्तेजित करे, यानी अपसारी तरह के प्रश्न होने चाहिए। अपसारी जो प्रश्न होते हैं उनको अच्छा प्रश्न माना जाता है, बच्चे को सोच को डेवलप करता है, उनके थिंकिंग पावर को, तो वो अच्छा प्रश्न माना जाएगा। प्रश्न 115 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 116 है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए, यानी क्रियात्मक शोध कहते किसे हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है।
उत्तर लिखेंगे क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। यानी बच्चे के शिक्षण कार्य में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं, उनको दूर करने के लिए बच्चा खुद भी काम करता है और टीचर भी उसमें जुड़ा रहता है। कभी कभी बच्चा खुद भी करता है, तो उसी को क्रियात्मक शोध कहते हैं। इसका जो मूल मंत्र क्या है? समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये प्रश्न अति लघु उत्तरी में भी पूछा हुआ है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, और बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ है। प्रश्न क्या 117 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, सब प्रश्न पिछले साल मतलब ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्रश्न क्या 118 है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण साक्षात्कार विधि तथा अवलोकन विधि है। प्रश्न क्या 119 है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? यानी क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अर्थ है निश्चित, यानी जो भी समस्या आई है उसका निश्चित अनुमान लगाना या निश्चित कल्पना करना ही परिकल्पना है। तो इसमें देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना से तात्पर्य है क्रियाविधि से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। प्रश्न क्या 120 है, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? उत्तर, शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति विधियों में नवीनता का संचार करे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग 8 सालों के अति लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ लिया। प्रत्येक जो प्रश्न पत्र में 15 अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं 16 से लेकर 30, उन सबको हम लोगों ने आज एक ही क्लास में पढ़ लिया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3rd सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।